नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे टेक्निकल हेल्पर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि 27 अगस्त 2018 को आता फर्स्ट शिफ्ट में। इसके अपन ने 50 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक के क्वेश्चन की। कौन से क्वेश्चन की बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक के क्वेश्चन की बात करेंगे, जो सभी टेक्नीशियन एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले सभी क्वेश्चन। तो सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 दे रखा है, एक mm व्यास के तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट से कमेंट करके बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एक मिमी स्क्वायर, बी दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी दे रखा है 0.78 मिलीमीटर स्क्वायर, डी दे रखा है 0.87 मिलीमीटर स्क्वायर, ई दे रखा है 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.78 mm स्क्वायर होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा को मापने के लिए जिस मीटर का प्रयोग किया जाता है वह है, इनमें से कौन सा है? आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? हाइड्रोमीटर, पायरोमीटर, एग्रोमीटर, टेकोमीटर या मल्टीमीटर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का, अर्थात किस मीटर का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैग्रोमीटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण ऊष्मा प्रभाव पर काम करता है? इनमें से कौन सा उपकरण ऊष्मा प्रभाव अर्थात हीट इफेक्ट पर काम करता है? ऑप्शन ए दे रखा है रेफ्रिजरेटर, बी दे रखा है वॉशिंग मशीन, सी दे रखा है डिश वॉशर, डी दे रखा है टोस्टर, ई दे रखा है एयर कंडीशनर। करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी कमेंट करना है सभी दोस्तों को, फटाफट से कमेंट कर दीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोस्टर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किसी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन का तापमान नियंत्रक भाग होता है? ऑप्शन ए दे रखा है गर्म करने के तत्व, बी दे रखा है बाहरी आवरण, सी दे रखा है एकमात्र थाली, डी दे रखा है दबाव थाली, ई दे रखा है थर्मोस्टेट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, किसी भी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन का तापमान नियंत्रक भाग होता है थर्मोस्टेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है, एमसीबी खालिस्तान से हदी की तुलना में भरोसेमंद होती है। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ये किससे भी हदी की तुलना में भरोसेमंद ज्यादा होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्यूज से हदी की तुलना में भरोसेमंद ज्यादा होती है एमसीबी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी 250 वोल्टेज डीसी मशीन में शंट प्रतिरोध 500 ओम प्राप्त होता है, तो शंट फील्ड का करंट क्या होगा? शंट फील्ड पर करंट क्या होगा? तो दोस्तों, शंट फील्ड करंट ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? आई बराबर वी बटे आर। क्या हो जाएगा? वी का मतलब हो गया वोल्टेज, आर का मतलब हो गया प्रतिरोध। तो वी कितना दे रखा है? वी दे रखा है 250 वोल्टेज। 250 बटे नीचे कितना आ जाएगा? 500 ओम। कितना आ जाएगा? 500। तो कितना आ जाएगा? 0.5 एम्पियर। करंट कितना हो जाएगा? 0.5 एम्पियर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए फटाफट से बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सिंक्रोनस मोटर जब पावर कारक उच्चता के लिए प्रयुक्त होता है, तब इसे ऑप्शन ए दे रखा उत्तेजन के नीचे के अंतर्गत बिना किसी लोड के संचालित किया जाना चाहिए, बी दे रखा उत्तेजन से अधिक के बिना के साथ बिना किसी लोड के संचालित करना चाहिए, सी दे रखा लोड के साथ संचालित करना चाहिए, डी दे रखा कैपेसिटर बैंक के साथ कनेक्ट किया जाना चाहिए, ई दे रखा उच्चतम इनपुट वोल्टेज के साथ संचालित किया जाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तेजन से अधिक के साथ बिना किसी लोड के संचालित
करना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सभी अच्छे कंडक्टरों में उच्च खालिस्तान होता है, क्या होता है? प्रतिरोध, सुचालकता, विद्युत सुचालकता, डी दे रखा विद्युतीय और ऊष्मीय सुचालकता, ई दे रखा धारिता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों सभी अच्छे कंडक्टरों में उच्च क्या होती है? सुचालकता होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? मशीनों में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है मैं फ्रेम वर्क को ग्राउंड करना, बी दे रखा है घर्षण को हटाना, सी दे रखा है मशीन को इंसुलेट करना, डी दे रखा है आसपास की हवा को नम करना, ई दे रखा है आसपास की जगहों को साफ करना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेम वर्क को ग्राउंड करना। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? फ्रेम वर्क का ग्राउंड करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी खालिस्तान से उत्पन्न होती है? घर्षण से, प्रतिरोध से, रासायनिक अभिक्रिया से, धारिता से, या बी और सी दोनों से? तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किससे उत्पन्न होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घर्षण से उत्पन्न होती है। किससे होती है? घर्षण से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी कैपेसिटर के डाइलेक्ट्रिक को एक सुचालक पदार्थ से बदल दिया जाता है तो? ऑप्शन ए दे रखा एडी करंट की वजह से कैपेसिटर गर्म हो जाएगा, बी दे रखा प्लेट में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सी दे रखा कैपेसिटर अनंत चार्ज जमा कर सकता है, डी दे रखा धारिता बहुत अधिक हो जाएगी, ई दे रखा कैपेसिटर जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर किसी कैपेसिटर के डाइलेक्ट्रिक को एक सुचालक पदार्थ से बदल दिया जाता है तो क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेट में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेट में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या इलेक्ट्रिक करंट के तापीय प्रभाव का इस्तेमाल नहीं करता है? ऑप्शन ए दे रखा गीजर, बी दे रखा इलेक्ट्रिक फर्नेस, सी दे रखा वैक्यूम क्लीनर, डी दे रखा इमर्सन हीटर, ई दे रखा फिलामेंट लैंप। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैक्यूम क्लीनर। यह क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट के तापीय प्रभाव का इस्तेमाल नहीं करता है, जबकि गीजर भी करता है, इलेक्ट्रिक फर्नेस भी करता है, इमर्सन हीटर भी करता है और फिलामेंट लैंप भी तापीय प्रभाव का इस्तेमाल करता है, जबकि वैक्यूम क्लीनर नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दोलक क्या है? दोलक क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है एक जनरेटर, बी दे रखा है एक रेक्टिफायर, सी दे रखा है सकारात्मक प्रतिक्रिया वाला एक एम्पलीफायर, डी दे रखा है नकारात्मक प्रतिक्रिया वाला एक एम्पलीफायर, ई दे रखा है एक ट्रांजिस्टर। तो दोलक क्या है बताना है, फटाफट से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? दोलक क्या है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सकारात्मक प्रतिक्रिया वाला एक एम्पलीफायर है। क्या है? सकारात्मक प्रतिक्रिया वाला एक एम्पलीफायर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव पर ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को सुपर इम्पोज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए दे रखा है एम्पलीफिकेशन, बी दे रखा है मॉड्यूलेशन, सी दे रखा है डिटेक्शन, डी दे रखा है रेक्टिफिकेशन, ई दे रखा है फिल्ट्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉड्यूलेशन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर एक खालिस्तान से संचालित डिवाइस है। ऑप्शन ए दे रखा वोल्टेज, बी दे रखा है करंट, सी दे रखा है ए और बी दोनों, डी दे रखा तापमान, ई दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक ट्रांजिस्टर किससे संचालित उपकरण है, डिवाइस है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करंट से संचालित डिवाइस है। करेक्ट। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर ऑपरेशन के निम्नलिखित क्षेत्र में से एक एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए दे रखा सक्रिय क्षेत्र, बी दे रखा संतृप्ति क्षेत्र, सी दे रखा कट ऑफ क्षेत्र, डी दे रखा बैरियर क्षेत्र, ई दे रखा ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सक्रिय क्षेत्र। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल का काम क्या होता है? मोटर की रफ्तार बढ़ाना, बी दे रखा काउंटर ईएमएफ को बढ़ाना, सी दे रखा मुख्य फील्ड की शक्ति को कम करना, डी दे रखा हानि को कम करना,
ई दे रखा है कम्यूटेटर में स्पार्किंग कम करना। तो इंटरपोल का मुख्य कार्य क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कम्यूटेटर में स्पार्किंग कम करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर आर्मेचर द्वारा इस्तेमाल किए गए करंट का मान किस फॉर्मूले से निकाला जाता है? इनमें से कौन से फॉर्मूले द्वारा आर्मेचर द्वारा इस्तेमाल किए गए करंट का मान निकाला जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से बताइए इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ बटे आर्मेचर प्रतिरोध। क्या हो जाएगा? वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ बटे आर्मेचर प्रतिरोध। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है एक डीसी मोटर जिसमें सीरीज और शंट मोटर दोनों की रफ्तार और भार के लक्षण है, वह क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है इंटरपोल तथा इंटरपोल वाला शंट मोटर, बी दे रखा है इंटरपोल वाला सीरीज मोटर, सी दे रखा है संचय कंपाउंड मोटर, डी दे रखा है अलग तरह का कंपाउंड मोटर, ई दे रखा है शॉर्ट शंट मोटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संचय कंपाउंड मोटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है इंसुलेशन प्रतिरोध की जांच करने के लिए सबसे सटीक तरीके में किसका इस्तेमाल किया जाता है? मैग्नेटोमीटर का, मल्टीमीटर का, ओम मीटर का, टेकोमीटर का या वाट मीटर का? तो इंसुलेशन प्रतिरोध की जांच करने के लिए सबसे सटीक तरीका किसका इस्तेमाल किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नेटोमीटर का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है एक शेडेड पोल मोटर में शेडिंग कॉइल का प्रयोजन क्या है? घूर्णन से होने वाली हानि को कम करना, बी दे रखा है घर्षण से होने वाली हानि को कम करना, सी दे रखा है रफ कम्यूटेशन को कम करना, डी दे रखा है आर्मेचर रिएक्शन को कम करना, ई दे रखा है आवृत्ति चुंबकीय फील्ड उत्पन्न करना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आवृत्ति चुंबकीय फील्ड उत्पन्न करना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है एक इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल का क्रमशः किसमें जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है लोड के समानांतर और सप्लाई की सीरीज में, बी दे रखा है सप्लाई के समानांतर और लोड के समानांतर में, सी दे रखा है लोड के सीरीज में और सप्लाई के समानांतर में, डी दे रखा है लोड की सीरीज में और सप्लाई की सीरीज में, ई दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो एक इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल को क्रमशः किस में जोड़ा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोड की सीरीज में और सप्लाई के समानांतर में जोड़ा जाता है। अर्थात करंट कॉइल को लोड की सीरीज में जोड़ा जाता है और प्रेशर कॉइल को सप्लाई के समानांतर में जोड़ा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर आमतौर पर खालिस्तान में इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है रिएक्टर, बी दे रखा है जनरेटर, सी दे रखा है ट्रांसफार्मर, डी दे रखा है सिंक्रोनस मशीनें, ई दे रखा है इन सब। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरेटर। इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर आमतौर पर जनरेटर में इस्तेमाल किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का भार खालिस्तान में दिया जाता है ओम प्रति वोल्ट में, ट्रू पावर में, वोल्ट में, रिएक्टिव पावर में या वोल्ट एम्पियर में? तो किस में दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए क्या होगा। तो एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का भार वोल्ट एम्पियर में दिया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है किसी करंट ट्रांसफार्मर के सिंगल टर्न प्राइमरी के टर्न का अनुपात 10:1 है। यदि सेकेंडरी में मापा गया करंट 2 एम्पियर है तो प्राइमरी करंट क्या होगा? प्राइमरी करंट ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ क्या दे रखा है? टर्न्स का अनुपात दे रखा है, अर्थात
एन एस बटे एन पी बराबर, करंट ज्ञात करना है तो आई पी बटे आई एस। इस सूत्र के द्वारा ज्ञात करेंगे तो एन टू का, एन एस का मान कितना दे रखा है सेकेंडरी का दे रखा है 10 बटे 1 बराबर आईपी का मान कितना दे रखा है, सॉरी सेकेंडरी का, तो सेकेंडरी का 2 दे रखा है, जबकि ज्ञात क्या करना है, प्राइमरी का आईपी ज्ञात करना है। तो दोस्तों जब योग पुरुष जाके क्या हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा, तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 एम्पियर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी चलायमान आयरन उपकरण में निम्न में से कौन सी त्रुटि होती है। ऑप्शन ए दे रखा हिस्टैरिसीस त्रुटि, बी दे रखा तापमान त्रुटि, सी दे रखा स्ट्रे चुंबकीय क्षेत्र त्रुटि, डी दे रखा आवृत्ति त्रुटि, ई दे रखा इन सब। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी चलायमान आयरन उपकरण में निम्न में से कौन सी त्रुटि होती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन सब, अर्थात स्टेरेसिस त्रुटि भी होती है, तापमान त्रुटि भी होती है, स्ट्रे चुंबकीय क्षेत्र त्रुटि भी होती है और आवृत्ति त्रुटि भी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन सब। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ का सिद्धांत किसमें प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए दे रखा है ट्रांसफार्मर में, मोटर में, जनरेटर में, बैटरी में या अल्टरनेटर में। तो स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ का सिद्धांत किसमें प्रयुक्त होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर में। किसमें होता है, ट्रांसफार्मर में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है एक चुंबकीय दबाव जो किसी चुंबकीय सर्किट में फ्लक्स को सेट करता या उसकी ओर झुकाव रखता है वह कौन सा है। ऑप्शन ए दे रखा डिमैग्नेटाइजेशन, बी दे रखा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, सी दे रखा मैग्नेटिक फील्ड, डी दे रखा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ई दे रखा है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नेटोमोटिव फोर्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है किसी एच श्रेणी के इंसुलेटिंग पदार्थ के लिए अधिकतम मान्य तापमान क्या होगा। किसी एच श्रेणी के इंसुलेटिंग पदार्थ के लिए अधिकतम मान्य तापमान कितना होगा। 180 डिग्री सेल्सियस, 170 डिग्री सेल्सियस, 160 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस या 140 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है अर्थिंग के लक्ष्य क्या है। ऑप्शन ए दे रखा सभी खुले धातु के हिस्सों को अर्थ विभव के लिए सुनिश्चित करने के लिए, बी दे रखा है इंसुलेशन विफलता के कारण उपकरण में अत्यधिक करंट के प्रवाह से सुरक्षा के लिए, सी दे रखा अस्थिर लोड्स के अंतर्गत सतत वोल्टेज बनाए रखने के लिए, डी दे रखा ऊंची इमारतों को आकाशीय बिजली से सुरक्षा देने के लिए, ये दे रखा है इन सब। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इन सब। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सर्किट में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह खालिस्तान को उत्पन्न करता है, किसको उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए दे रखा चुंबकीय चार्ज को, बी दे रखा एक ईएमएफ है, सी दे रखा एक विद्युत करंट, डी दे रखा एक एमएमएफ, ई दे रखा एक प्रतिरोध। तो किसको उत्पन्न करता है, राइट आंसर हो जाएगा एक विद्युत करंट को उत्पन्न करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है एक ट्रांसफार्मर जिसमें 500 प्राइमरी टर्न और 200 सेकेंडरी टर्न है, उसके 120 वोल्टेज ऐसी आपूर्ति दी गई है, सेकेंडरी वोल्टेज और प्रति टर्न वोल्ट की संख्या गणना करें। वोल्ट्स की संख्या ज्ञात करना है, वो सेकेंडरी वोल्टेज का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सबसे पहले सेकेंडरी वोल्टेज का मान ज्ञात करेंगे। तो सेकेंडरी वोल्टेज का मान कितना होगा ज्ञात करेंगे, तो N2 बटे N1 बराबर V2 बटे V1। N2 का मान कितना दे रखा है 200, कितना दे रखा है 200, तो 200 बटे N1 का मान कितना दे रखा है 500, तो 500 बराबर V2 का मान ज्ञात करना है, सॉरी
हाँ V2 का मान याद करना है बटे V1। V1 कितना दे रखा है 120 वोल्ट। तो इसको काट लेंगे, क्या कर लेंगे, काट लेंगे तो शून्य से शून्य कट जाएगा, ऊपर क्या बचे 50 से 4 बार चला जाएगा, 4 व 12 बच जाएगा, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 चौक 48, कितना आ जाएगा 48, तो 48 वोल्ट हो जाएगा। तो इनमें से कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन सी में दे रखा है। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में। उसके बाद प्रति टन वोल्ट्स की संख्या ज्ञात करें, तो इसके लिए क्या करेंगे, 200 में अगर सेकेंडरी का करना है तो इधर से भी सेकेंडरी का ही लेना पड़ेगा, तो 200 बटे 48 कर लेंगे, क्या कर लेंगे 200 बटे 48, सॉरी 48 बटे 200 करेंगे, क्या करेंगे 48 बटे 200 करेंगे, क्योंकि प्रति टन वोल्ट की संख्या याद करना है। तो 200 बट सॉरी 48 बटे 200 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.24 वोल्ट प्रति टन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एससीआर में कौन सी ट्रिगरिंग सबसे अधिक भरोसेमंद होती है। ऑप्शन ए दे रखा है फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, बी दे रखा है गेट ट्रिगरिंग, सी दे रखा है डीवी बटे डीटी ट्रिगरिंग, डी दे रखा है थर्मल ट्रिगरिंग, ई दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेट ट्रिगरिंग, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है फुल लोड पर संचालित हो रही सामान्य डीसी मशीनों में सबसे शक्तिशाली विद्युत चुंबक होती है, कौन सी होती है, फील्ड वाइंडिंग, इंटरपोल वाइंडिंग, इंटरपोल और कंपनसेटिंग वाइंडिंग दोनों, डी दे रखा आर्मेचर वाइंडिंग, ई दे रखा कम्यूटेटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फील्ड वाइंडिंग, करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या ट्रांसफार्मर का एक हिस्सा नहीं है, इनमें से ट्रांसफार्मर का हिस्सा नहीं है, कौन सा एक भाग नहीं है ट्रांसफार्मर का। ऑप्शन ए दे रखा है प्राइमरी वाइंडिंग, बी दे रखा है कंजर्वेटर टैंक, सी दे रखा है टैप चेंजर, डी दे रखा है रेडिएटर, ई दे रखा है कम्यूटेटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर के भाग इनमें से कौन सा नहीं है, कम्यूटेटर, जबकि प्राइमरी वाइंडिंग, कंजर्वेटर टैंक, टैप चेंजर व रेडिएटर ये सभी क्या है, ट्रांसफार्मर के भाग है, जबकि कम्यूटेटर ट्रांसफार्मर में काम नहीं आता है, तो ये ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है किसी थ्री फेज ट्रांसफार्मर में टर्शरी वाइंडिंग उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए तरह का वोल्टेज में हार्मोनिक को दूर करना और अस्थिर वोल्टेज असंतुलित करना, बी तरह का थ्री वोल्टेज सिस्टम को इंटरकनेक्ट करना, सी तरह का अतिरिक्त भार ले जाना, डी तरह का आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाना, ई तरह का इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, वोल्टेज में हार्मोनिक को दूर करना और अस्थिर वोल्टेज असंतुलित करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस मशीन की क्षमता सबसे अधिक होगी, इनमें से किस मशीन की क्षमता सबसे अधिक होती है। विद्युत पावर ट्रांसफार्मर, बी दे रखा इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटर, सी दे रखा डीसी मोटर, डी दे रखा इंडक्शन मोटर, ई दे रखा सिंक्रोनस मोटर। तो इसमें इनमें से सबसे अधिक क्षमता किसमें होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत पावर ट्रांसफार्मर में सबसे अधिक क्षमता किसमें होती है, विद्युत पावर ट्रांसफार्मर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है द्विव उत्तेजित मशीन का उदाहरण क्या है। ऑप्शन ए दे रखा डीसी शंट मोटर, बी दे रखा सिंक्रोनस मोटर, सी दे रखा इंडक्शन मोटर, डी दे रखा कंपाउंड मोटर, ई दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो द्विव उत्तेजित मशीन का उदाहरण क्या है इनमें से, राइट आंसर हो जाएगा सिंक्रोनस मोटर, करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन है फुल लोड स्थिति के अंतर्गत किसी 50 हर्ट्ज थ्री फेज इंडक्शन मोटर की गति 725 आरपीएम है और मोटर की पोल्स की संख्या कितनी होगी, पोल्स की संख्या याद करना है। तो चलिए फटाफट से हल करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से हल कर दीजिए क्या होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। तो दोस्तों पोल्स की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, P बराबर F इंटू 120 बटे एन। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, एन का मतलब हो गया घूर्णन गति। तो दोनों ही दे रखे, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, P बराबर 50
गुणा 120 बटे 725, कितना हो जाएगा 725। तो इसको हल कर लेंगे, क्या कर लेंगे, जब इसको काटेंगे तो कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 8 पोल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 पोल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्या होगा यदि इंडक्शन मोटर को तेगुना हार्मोनिक्स दे दिया जाए तो। तिगुना हार्मोनिक्स दिया जाए तो क्या होगा इंडक्शन मोटर में। ऑप्शन ए दे रखा है परिणाम शॉर्ट सर्किट होगा, बी है शुरू नहीं होगा, सी है कुछ नहीं होगा, डी दे रखा है परिणाम खुला सर्किट होगा, ई दे रखा वाइंडिंग जल जाएगी। तो क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या होगा यदि इंडक्शन मोटर को तिगुना हार्मोनिक्स दिया जाए तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुरू नहीं होगा। मोटर क्या नहीं होगा, शुरू नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है प्रेषण लाइन की स्थिरता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। संट संधारित्र, बी दे रखा श्रृंखला संधारित्र, सी दे रखा संट रिएक्टर, डी दे रखा संट प्रतिरोध, ई दे रखा ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रेषण लाइन की स्थिरता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संट संधारित्र व श्रृंखला संधारित्र द्वारा, दोनों द्वारा ही बढ़ाई जा सकती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये और बी दोनों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है बिजली और स्विचन के कारण उच्च वोल्टेज सरज के विरुद्ध निम्न में से कौन सा एक रक्षक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए दे रखा हॉर्न गैप्स, बी दे रखा थर्मल ओवरलोड रिले, सी दे रखा ब्रीदर, डी दे रखा कंजर्वेटर, ई दे रखा ट्रांसफार्मर ऑयल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉर्न गैप। करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस एकल फेज इंडक्शन मोटर में पूर्ण भार पर शक्ति गुणक उच्चतम होता है। इनमें से कौन सी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में पूर्ण भार पर शक्ति गुणांक अर्थात पावर फैक्टर उच्चतम होता है। ऑप्शन ए दे रखा शेडेड पोल मोटर, बी दे रखा स्थायी स्लिप्ट फेज कैपेसिटर प्रकार, सी दे रखा कैपेसिटर स्टार्ट, डी दे रखा स्लिप्ट फेज, ई दे रखा कैपेसिटर रन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैपेसिटर रन मोटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक बढ़िया प्रावैद्युत का विसरण कारक किस कोटि का होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 0.0002। करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए नीचे प्रदत्त चिन्ह को पहचानिए। ये किसका प्रतीक है, ये किसका प्रतीक चिन्ह है, इसको बताना है। फटाफट से बताओ इसका इसका राइट आंसर क्या होगा। एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, जेएफईटी ट्रांजिस्टर, डी दे रखा मोसफेट, ई दे रखा यूजेटी। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीएनपी ट्रांजिस्टर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है शक्ति के अधिकतम हस्तांतरण के लिए आंतरिक प्रतिरोध का सबसे वांछित मान क्या है। ऑप्शन ए दे रखा भार प्रतिरोध के समान, बी दे रखा भार प्रतिरोध से अधिक, डी सी दे रखा अनंत, डी दे रखा शून्य, ई दे रखा इन सब। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा भार प्रतिरोध के समान। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है समानांतर संवाहकों की प्लेटों के मध्य विद्युत तीव्रता, प्रयुक्त वोल्टेज और प्लेटों के मध्य दूरी के मध्य का संबंध क्या होगा। इनके मध्य का संबंध क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई बराबर वी बटे डी। अर्थात ई का मतलब हो गया विद्युत तीव्रता, वी का मतलब हो गया प्रयुक्त वोल्टेज और डी का मतलब हो गया प्लेटों के मध्य दूरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।